अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सी फिगर अ मास ऑफ 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग. अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट P of the rope as shown. What is the angle the rope makes with the vertical in equilibrium? Take G is equal to 10. राइट. तो यहाँ पर पूरी सिचुएशन यहाँ पर दी गई है. अब 6 किलोग्राम का यहाँ पर एक तो मास सस्पेंड किया गया है. 6 किलोग्राम होगा तो उसका वेट होगा 60 न्यूटन, क्योंकि 6 इंटू जी मतलब के 60 न्यूटन. अब यहाँ पर ये जो रोप है उस पर हॉरिजॉन्टली एक फोर्स लग रहा है जो कि 50 न्यूटन है. तो यहाँ से रोप स्लांट हो जाती है. राइट. तो जब स्लांट होने के बाद रोप यहाँ पर थीटा एंगल बनाती है वर्टिकल के साथ. राइट. तो वो थीटा एंगल हमें बेसिकली फाइंड करना है. तो यहाँ पर अब रोप के दो पार्ट बन गए, एक तो 1 मीटर का और दूसरा भी 1 मीटर का. तो 1 मीटर में फ्रॉम यहाँ पर फिक्स पॉइंट से 1 मीटर का जो पहला डिस्टेंस है उस पर टेंशन लग रहा है T1, और जो दूसरा डिस्टेंस है उस पर टेंशन लग रहा है T2. तो ये सब हम लोग इक्वली राइट फाइंड करेंगे और फिर लास्ट में थीटा फाइंड करेंगे. अब यहाँ पर जो रोप है वो वर्टिकली तो इक्विलिब्रियम है. वर्टिकली इक्विलिब्रियम होने के कारण यहाँ पर ऊपर के डायरेक्शन में जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स नीचे के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो वहाँ पर टेंशन लग रहा है. राइट. तो टेंशन यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ. राइट. तो यहाँ पर ऊपर वाला जो टेंशन है वो है T2, और यहाँ पर डाउन साइड उसका वेट फ्रॉम फिक्स पॉइंट से होगा. राइट. वेट होगा, वेट 60 न्यूटन हमें मिलेगा. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 60 न्यूटन. राइट. ओके. अब यहाँ पर जो एंगल की बात हो रही है वो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है, तो ये हमारा T1 है बेसिकली. तो T1 वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज़ थीटा. तो ये होगा हमारा थीटा एंगल. राइट. उसके बाद हॉरिजॉन्टली जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ 50 न्यूटन. तो ये हमारा 50 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स. एंड जो टेंशन लग रहा है वो डाउन साइड लगेगा और दैट इज़ T2. राइट. तो इस तरीके से सारे फोर्स जो भी यहाँ पर लग रहे हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए, उसको पॉइंट आउट कर लिया. अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फिगर जो इक्विलिब्रियम में है तो वेट हमारे पास जो वैल्यू है वो है 60. राइट. वी नो दैट. तो यहाँ पर T1 की अगर बात करें तो T1 के दो कंपोनेंट लेंगे, एक तो यहाँ पर और ये इस डायरेक्शन में. तो T1 के बेसिकली टू कंपोनेंट्स, एक ऊपर की डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. राइट. तो ऊपर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट इज़ T1 कॉस थीटा. राइट. क्यों T1 कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है राइट वो वर्टिकल के साथ बन रहा है. तो ऊपर का जो हमारा पर्टिकुलर जो वेक्टर होगा वो कॉस कंपोनेंट होगा, और सिमिलरली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में यहाँ पर T1 साइन थीटा आएगा. राइट. T1 साइन थीटा. तो इस तरीके से कंपोनेंट्स बनेंगे. अब हम लोग इक्वली सभी कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे, जैसे कि T1 कॉस थीटा तो उसको कंपेयर करने वाला है T2, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, उसको बैलेंस बनाएगा T2. तो यहाँ पर मैं पहले फॉर्मूला लिखूँगा कि T1 कॉस थीटा राइट इज इक्वल टू T2. T1 कॉस थीटा इज इक्वल टू T2. एंड T2 यहाँ पर अगर बात की जाए तो वो वेट जितना ही है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 60. राइट. क्योंकि T2 इज इक्वल टू वेट, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू W भी हम लोग लिख सकते हैं. वर्टिकली तो वो सब कुछ इक्विलिब्रियम में. सिमिलरली अब साइन थीटा की बात करेंगे, T1 साइन थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर T1 साइन थीटा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में और हमारा हॉरिजॉन्टल जो फोर्स लग रहा है वो राइट हैंड डायरेक्शन में. तो यहाँ पर T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 50 लिख सकते हैं. राइट. अब ये जो दोनों इक्वेशन हमें मिली उन दोनों इक्वेशन का हम लोग यहाँ पर रेशियो लेंगे. राइट. दोनों का डिवीज़न. तो दिस इक्वेशन अपॉन दिस इक्वेशन कि जिससे हमें टेन थीटा मिले. तो T1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ पर हमें मिलने वाला है दैट इज़ टेन थीटा. तो टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 5/6, क्योंकि 0 0 कैंसिल. राइट. 5/6 करने से यहाँ पर थीटा इनवर्स 5/6. राइट. थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5/6. तो उसकी वैल्यू बेसिकली हमें मिलेगी 40 डिग्री.
तो 40 डिग्री हमारा आंसर होगा। और ये जो 40 डिग्री एंगल है वो ये जो स्ट्रिंग है, जो रोप है, वो वर्टिकल के साथ इतना एंगल बना रही है, राइट। अब कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स में बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर कौन से फोर्स पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से लग सकते हैं, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, राइट। तो स्प्रिंग के एकदम बॉटम एंड पे अगर हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, मास उसका उस ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर एम मास है, राइट। तो उसका वेट mg होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वो जो पर्टिकुलर स्प्रिंग है वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी। इसको हम लोग बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। कि एक्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। और रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वेट की वजह से भी उसका अपोज करेगा, राइट। तो mg और kx एक दूसरे के बिल्कुल ही ऑपोजिट होगा। और रिस्टोरिंग फोर्स की अगर फॉर्मूला अगर लिखे तो वेक्टर f इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा माइनस के एक्स यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर स्प्रिंग की वजह से ये रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा, राइट। अगर हमारे पास एक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, राइट, तो वहाँ पर जो फोर्स कांस्टेंट है वो बहुत ही हाई होगा। यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट थोड़ा लो होगा क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंड हो सकता है, राइट। बट जब इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की बात करें तो वहाँ पर फोर्स मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इतना फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो वहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो बहुत ही हाई वैल्यू का होगा, जिससे उस फोर्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो तब वहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट हाई रहेगा, राइट। सिमिलरली अगर पर्टिकुलर लिक्विड है और लिक्विड में हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे उसको हम लोग रोटेट करवाते हैं, घुमाते हैं, राइट। तो तब भी मीडियम की वजह से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर क्या होगा कि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो एक्सर्ट होगा पर्टिकुलर, राइट। तो रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट होगा। सिमिलरली मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्लास है, ग्लास में एक लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड में मैं अगर प्लास्टिक का एक बॉक्स डालूं, राइट, तो उसको मुझे बॉटम तक पहुंचाने के लिए फोर्स अप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। तो उस पे अगर मैं नीचे की तरफ F फोर्स अप्लाई करूँगा तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, राइट। अगर मैं और ज़ोर से उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊं तो फिर वो बॉटम तक पहुंच जाएगा। बट अगर मैं वो फोर्स रिमूव कर दूंगा, राइट, तो वो वापस से ऊपर की तरफ आ जाएगा, राइट। तो ये सारे पर्टिकुलर कॉमन एग्जांपल है, राइट, जिसमें कांटेक्ट फोर्स भी शामिल है, राइट। तो मैकेनिक्स में ये बहुत ही कॉमन फोर्सेस है। उसके बाद अगला टॉपिक है फ्रिक्शन, राइट। तो यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन समझेंगे। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर बॉडी है, उस पर F जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। उसको हम लोग वेक्टर बोल देंगे, वेक्टर F पर्टिकुलर डायरेक्शन में। बट वो F जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से वो जो बॉडी है वो अभी स्टेडी है, मतलब स्टेशनरी है, वो अभी भी मूव नहीं हो रही है, राइट। तो उस पर Fs जितना फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, राइट। तो Fs जितना स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स यहाँ से इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से जो भी हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका अपोज हो रहा है, राइट। सिमिलरली मैं थोड़ा सा फोर्स बढ़ाऊंगा तब भी यहाँ पर फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है, थोड़ा बढ़ गया है कि जिससे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हिलने वाला नहीं है। मैं और फोर्स बढ़ाता हूँ थोड़ा सा और फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो अप टू सर्टेन लिमिट ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एडजस्टेबल है। मैं थोड़ा फोर्स लगाऊंगा तो वो थोड़ा ही लगेगा, मैं थोड़ा ज़्यादा लगाऊंगा वो थोड़ा ही ज़्यादा लगेगा। तो उस हिसाब से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपने आप को ढाल लेता है, राइट। बट अगर मैं और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स को वो ओवरकम कर देगा। मतलब कि अब हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आना स्टार्ट कर देगा,
राइट। तो ऑब्जेक्ट अपना थोड़ा सा मोशन स्टार्ट कर देगा। अब जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा था वो एडजस्टेबल था सर्टेन लिमिट तक, बट उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। बट मोशन से पहले जो ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, राइट, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। उसको नाम दिया है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसमें हम लोग मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है उस फॉर्मूला की अगर बात करें तो एफ एस ब्रैकेट कंप्लीट मैक्सिमम, क्योंकि जब फोर्स अगर लग रहा है और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आने की तैयारी में है, राइट, तो वहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की फॉर्मूला होगी यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इनटू कैपिटल एन। कैपिटल एन मतलब कि यहाँ पर आएगा नॉर्मल फोर्स। कैपिटल एन को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स हमेशा जो भी सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल फोर्स को रिप्रेजेंट करूँ तो वो हमें ऊपर की तरफ मिलेगा जो कि हमारे पर्टिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर है, राइट। तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स होगा, राइट। ओके, अब जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो सरफेस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है और जो भी यहाँ पर हमने सरफेस लिए उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि म्यू एस की वैल्यू कितनी होगी, राइट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लॉ है उसकी फॉर्मूला अगर लिखी जाए तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एफ एस लेस देन एंड इक्वल टू म्यू एस कैपिटल एन, राइट। इस तरीके से वो फॉर्मूला फॉर्म होगी, राइट। ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो अप्लाइड फोर्स है वो अगर एक्सीड कर जाए, मतलब कि बढ़ जाए, राइट, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब वो मूव करेगा तब हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, राइट, वो चेंज होकर काइनेटिक फ्रिक्शन में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद आता है काइनेटिक फ्रिक्शन, कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, राइट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूँगा तो एफ के, और वो वेक्टर फॉर्म में होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा म्यू के इंटू एन, राइट। तो यहाँ पर भी ये वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के वेक्टर एन। यहाँ पर जो म्यू के है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। एफ एस था कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बट म्यू के मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट है वो अगर मूव करना स्टार्ट कर देता है तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, राइट। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स है और हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो नेट फोर्स की अगर बात करें, राइट, तो यहाँ पर नेट फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ के, राइट। कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ के। और अब इस फॉर्मूला को हम लोग अगर एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखे तो मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, राइट। मास किसका, तो ऑब्जेक्ट का मास होगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में से एक्सेलरेशन अगर फाइंड करूँ, उसको सब्जेक्ट बनाऊँ, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ माइनस एफ के अपॉन एम, राइट। तो ये कंप्लीट एक्सेलरेशन की फॉर्मूला हो जाएगी, राइट। तो ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव की ये अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ के हिसाब से है, राइट। ओके, जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जा रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होगा, जो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा काइनेटिक फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, और वो भी वेक्टर फॉर्म में होगा, राइट। ये जो बात है वो कांस्टेंट वेलोसिटी की है, कांस्टेंट, राइट, वेलोसिटी के दौरान। तो कांस्टेंट वेलोसिटी जब होगी ये, तब हमें ध्यान में रखना है कि दोनों फोर्स सेम होंगे, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो और जो फ्रिक्शनल फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों ही सेम होंगे, राइट।
अगर अप्लाइड फोर्स हम लोग रिमूव कर दें तो एक्सेलरेशन फोर्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. क्या होगा? एक्सेलरेशन फोर्स अगर F इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट, इफ F इज इक्वल टू ज़ीरो तो हमारा एक्सेलरेशन फोर्स हो जाएगा A इज इक्वल टू माइनस इंटू एफ के, राइट, अपॉन m. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एफ के अपॉन m, राइट. तो इस तरीके से फ्रिक्शन वर्क करता है. तो यहाँ पर हम लोग जब कभी भी फ्रिक्शन की बात करेंगे, फ्रिक्शन में ऑलवेज रिलेटिव मोशन इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए कि हमारा जो ग्राउंड है और ऑब्जेक्ट है दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कभी भी फ्रिक्शन होगा ही नहीं, राइट. फ्रिक्शन होने के लिए दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होना ज़रूरी. रिलेटिव मोशन मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो या फिर मोशन में है और ग्राउंड रेस्ट पे है, या फिर ये जो ग्राउंड है वो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है और ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड. मतलब कि इन शॉर्ट रिलेटिव मोशन होना ज़रूरी. रिलेटिव मोशन मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से नहीं जाने चाहिए, राइट. तो ये पर्टिकुलर चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, राइट. मान लीजिए कि एक बॉक्स है, वो ट्रेन के अंदर रिलेटिव स्टेशनरी है, तो ट्रेन भी जा रही है, बॉक्स भी जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जा रहा है, तो वहाँ पर कोई भी रिलेटिव मोशन हुआ ही नहीं है, राइट. तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना ही ज़रूरी नहीं बनता है, राइट. उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन इज अपोज बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन. इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन ऑलवेज स्टैटिक फ्रिक्शन से अपोज होता है, राइट. तो यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब कि जो बॉक्स और ट्रेन के एग्जांपल में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेम एक्सीलरेशन बॉक्स को प्रोवाइड करता है जो कि ट्रेन का खुद का है, राइट. तो यहाँ पर बॉक्स इसीलिए ट्रेन के रिलेटिव स्टेशनरी रहेगा. उसके बाद अगला एग्जांपल है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच द बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन्स फ्लोर इज 0.15. ओके, तो यहाँ पर सेम एग्जांपल है कि एक बॉक्स है जो कि ट्रेन के अंदर है, जो कि स्टेशनरी है, राइट. तो यहाँ पर उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना है, राइट. मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, राइट, जहाँ पर बॉक्स स्टेशनरी रह रहा है. और दूसरी बात कि यहाँ पर स्टैटिक के कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया गया है, राइट. तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स ड्यू टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगी मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट. तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू static frictional force Fs, then less than equal to that formula, common formula mu s into capital N, right. तो mu s into capital N, तो यहाँ पर जो capital N है वो हमारा नॉर्मल फोर्स है, और नॉर्मल फोर्स क्या होगा? mu s into mass into ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, राइट. तो ये कंप्लीट फार्मूला हो जाएगी. तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर एग्जांपल, राइट, एक्सेलरेशन लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा? म्यू एस इंटू जी, राइट. तो बेसिकली एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर जो मास है वो कैंसिल हो जाएगा. मास अगर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक्सेलरेशन बचेगा. तो एक्सेलरेशन लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू जी. अब यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब कि ए मैक्सिमम 1, राइट. तो यहाँ पर फॉर्मूला होगी इज इक्वल टू म्यू एस इंटू जी, राइट. म्यू एस इंटू जी. तो वैल्यूज पुट करेंगे तो म्यू एस की वैल्यू क्या होगी? 0.15 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पर होगी 10, राइट, फिक्स वैल्यू. तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1.5 एंड यूनिट इज मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट. तो ये हमने फाइंड किया मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन जहाँ पर बॉक्स स्टेशनरी रहेगा, राइट. तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अ मास ऑफ 4 किलोग्राम रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइन अंटिल एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड,
व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर मास है 4 किलोग्राम का, राइट, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, राइट। तो यहाँ पर जो प्लेन है वो धीरे धीरे इंक्लाइन हो रहा है, कितने एंगल पे, 15 डिग्री एंगल पे, यहाँ पर 15 डिग्री इंक्लाइन हो चुका है, राइट। तो मास यहाँ पर जब 15 डिग्री, जब मास पर्टिकुलर मास 15 डिग्री एंगल पर यहाँ पर स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर हमें फाइंड करना है बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, राइट। तो यहाँ पर मैंने फोर्सेस लिख दिए सारे। ये नॉर्मल फोर्स है, वेट ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, वेट का जो कंपोनेंट है mg cos थीटा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा और mg sin थीटा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, राइट, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से सारे फोर्स है। अब यहाँ पर हम लोग सारे फोर्स को कंपेयर करेंगे, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा एंड n इज इक्वल टू mg cos थीटा, राइट। तो पहले फोर्स की पेयर लिखे यहाँ पर, mg sin थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, fs एंड सिमिलरली mg cos थीटा इज इक्वल टू कैपिटल N, राइट। तो साइन अपॉन कॉस, राइट, साइन अपॉन कॉस है, तो साइन अपॉन कॉस मतलब कि यहाँ पर टेन थीटा, राइट। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बोला था कि थीटा जैसे से इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एडजस्ट कर रहा था अपने आप को, राइट। तो थीटा इंक्रीज होगा, एफ भी इंक्रीज होगा, बट थीटा इज इक्वल टू थीटा मैक्सिमम, एफ एस मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया है, तो तब हमारी जो फॉर्मूला होगी वो हो जाएगी एफ एस ब्रैकेट देन मैक्सिमम, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा म्यू एस इंटू कैपिटल एन, राइट। तो फॉर्मूला अब हमारी होगी इन दोनों जो इक्वेशन है उनके रेशियो से, और रेशियो से फॉर्मूला होगी टेन थीटा मैक्सिमम, राइट, टेन थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमें सिर्फ मिलेगा म्यू एस, राइट, क्योंकि एफ एस अपॉन एन इज इक्वल टू म्यू एस। तो अब मैक्सिमम फॉर्मूला में तो हम लोग थीटा मैक्सिमम को सब्जेक्ट बना लिख सकते हैं, राइट। तो थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट म्यू एस, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पर जो हमारे पास म्यू एस है, राइट, म्यू एस की वैल्यू फिक्स है। अब थीटा जो है वो थोड़ा सा थीटा मैक्स से ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि तभी वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है, बहुत ही छोटा सा नेट फोर्स है ब्लॉक और उसके स्लाइडिंग के बीच, राइट। तो यहाँ पर जो थीटा मैक्स है वो डिपेंड करेगा म्यू एस पे, राइट, और वो मास से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होगा, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं म्यू एस इज इक्वल टू टेन इंटू थीटा मैक्स, राइट। तो वैल्यूज़ रखेंगे तो म्यू एस इज इक्वल टू 10 15 रखेंगे, राइट, 15 वैल्यू है तो एंगल 15, 10 15, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी 0.27, राइट। तो दैट इज़ म्यू एस की ये कम्प्लीटली वैल्यू होगी। तो ये म्यू एस मतलब कि हमें मिला कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। उसके बाद अगला एग्जांपल है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जी इज इक्वल टू फिक्स है, राइट। तो यहाँ पर पर्टिकुलर हमारे पास एक ट्रॉली है, राइट, और ट्रॉली को एक पुली से जोड़कर नीचे एक मास से लटकाया है, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर फोर्स लगेगा, स्ट्रिंग पे टेंशन भी लगेगा, वो फिक्स पॉइंट की तरफ होगा, यहाँ पर भी टेंशन लगेगा, फिक्स पॉइंट की तरफ होगा, राइट। और दूसरा यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ये ट्रॉली मोशन में भी आएगी, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर जो फोर्स लग रहे हैं, टेंशन ऊपर की तरफ तो यहाँ पर टी लिखेंगे, और जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पर उसको डब्ल्यू लिखेंगे, राइट। सिमिलरली यहाँ पर जो W है, राइट, तो
एफ के लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ के काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और जो टेंशन अगेन दूसरा जो टेंशन है वो है राइट हैंड साइड, और यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल टी। तो इस तरीके से सारे फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं, राइट। ओके, अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ के मदद से यहाँ पर इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे, राइट। तो इक्वेशन डिराइव करेंगे सेकेंड लॉ की मदद से, यहाँ पर 30 न्यूटन, राइट। फिर टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और मोशन की फॉर्मूला, तो यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे 30 माइनस कैपिटल टी, राइट, इज इक्वल टू 3 इंटू ए, राइट। 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन लिखेंगे t माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, एफ के इज इक्वल टू 20a, राइट। तो ये दो इक्वेशन हमें मिली। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो एफ के इज इक्वल टू, जो जनरल फॉर्मूला एफ के की वो लिखेंगे तो म्यू के इंटू एन आएगा, राइट, म्यू के इंटू एन। तो म्यू के की वैल्यू फिक्स है, दी गई है, दैट इज 0.04, राइट। तो 0.04, देन एन फाइंड करेंगे तो एन इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 20 इंटू 10, राइट, नॉर्मल फोर्स है, तो 20 इंटू 10 यहाँ पर कितना मिलेगा, 200, तो 200 न्यूटन नॉर्मल फोर्स होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो इक्वेशन जो n है, राइट, n की वैल्यू हम लोग इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगी t, पर्टिकुलर ये वैल्यू हम लोग कौन से इक्वेशन में रखने वाले हैं, तो यहाँ पर रखने वाले हैं, राइट। तो बेसिकली t माइनस, फिर आएगा एफ के मतलब कि म्यू के एन, तो म्यू के की वैल्यू 0.04 इंटू एन कितना होगा यहाँ पर, तो वो होगा 200, राइट। 200 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 20a, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन मिल गई यहाँ पर। उसके बाद इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें, तो यहाँ पर मिलेगा t माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 20 इंटू ए, राइट। ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 22/23, राइट, 22/23। तो 22/23 इज इक्वल टू 0.96, राइट, और यहाँ पर उसका यूनिट होगा 0.96 मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट। ये कंप्लीट उसकी वैल्यू होगी, और t की वैल्यू इज इक्वल टू 27.1 न्यूटन, राइट। ये एक तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, और उसके ऊपर से हमने यहाँ पर टेंशन फाइंड किया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन में हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट रोटेशन में घूमते हैं और वहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, राइट, उस फ्रिक्शन की बात करेंगे, राइट। जैसे कि फ्रिक्शन को यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए बेसिकली हम लोग ऐसे बॉल बेयरिंग्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पर दो सरफेस होती है, दो सर्कुलर सरफेस होती है, और उनके बीच यहाँ पर हम लोग स्क्रू रखते हैं, स्फीयर्स रखते हैं, जिससे कि जो फ्रिक्शन है बिटवीन टू सिस्टम वो कम हो जाए। तो एज अ ल्यूब्रिकेंट हम लोग यहाँ पर एज अ रोलिंग फ्रिक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन से कम वैल्यू का होता है, कि जिससे वहाँ पर फ्रिक्शन कम लगने की वजह से जो भी हमारा सिस्टम हो वो ज़्यादा लंबे समय तक चले, राइट। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है, एक बलून है, राइट। बलून को एक पाइप के साथ अंदर बॉटम के साथ रखा है हमने, राइट, कि जहाँ से एयर जा सके, बट यहाँ पर उस पाइप को हमने एक डिस्क के ऊपर रख दिया है, राइट। तो डिस्क यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्राउंड सरफेस पे है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, वो जो एयर है वो यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, और यहाँ पर जो डिस्क के नीचे है वो एयर का लेयर बना देगा। एयर लेयर से क्या होगा कि यहाँ पर फ्रिक्शन और भी कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मीडियम की वजह से हम लोग फ्रिक्शन को कम करेंगे, राइट। सिमिलरली जब कोई भी मीडियम की बात आती है तो एयर मीडियम वैक्यूम से थोड़ा सा थिक मीडियम है, राइट। तो वैक्यूम
अगर टोटली वैक्यूम हो जाए कोई भी दो सिस्टम के बीच तो वहाँ पर ज़ीरो फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी रिलेटिव मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर दो पर्टिकुलर सर्कल के बीच रिलेटिव मोशन होगा तब फ्रिक्शन होगा, बट उसको कम करने के लिए यहाँ पर स्फीयर्स रखे हैं जिससे जो स्फीयर्स है वो रोल हो जाए, राइट, और फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कम हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन का यूज़ एज अ रिडक्शन, फ्रिक्शन के रिडक्शन की तौर पर हम लोग कर सकते हैं, राइट। हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी।